नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। मंथन में आज हम बात करने वाले हैं महाकौशल में मोदी। दरअसल महाकौशल क्षेत्र में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। उन्होंने जबलपुर में 12,600 करोड़ से ज्यादा की लागत वाले प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। साथ ही गोंडवाना की वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने सभा को संबोधित किया। इससे पहले वे राजस्थान के जोधपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सरकारी कार्यक्रम में मौजूद न रहने पर तंज कसते हुए कहा कि मैं सरकारी कार्यक्रम में आ रहा हूं, लेकिन वहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गायब थे, क्योंकि उनको मोदी पर इतना भरोसा है कि मोदी आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं भी उनको कहता हूं कि अब आप आराम कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। और मध्य प्रदेश में गोंडवाना की वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर आयोजित सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के बाद जो सरकारें रहीं, उन सरकारों ने सिर्फ एक ही परिवार की चरण वंदना की। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार का लक्ष्य सिर्फ देश और प्रदेश का विकास करना है। हम उसकी और उसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की सरकार है। भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जिस राजनीतिक दल पर सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ हावी हो जाता है, उसे कुर्सी के सिवाय और कुछ नहीं दिखता है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी को गाली देते देते देश का अपमान करने लग गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस दल ने आजादी के बाद लंबे समय तक देश में सरकार चलाई है, उसने आदिवासी समाज को कभी सम्मान नहीं दिया, क्योंकि उनके बलिदान को भुला दिया गया है। 2014 के बाद भाजपा की सरकार बनी तो हमने आदिवासियों और जनजाति समाज के लिए काम किया है। हमने आदिवासी समाज की महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया। पीएम मोदी ने कहा कि खेत खलियान से लेकर खेल के मैदान तक भारत का परचम लहरा रहा है। भारत दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। भारत का चंद्रयान वहां पहुंचा जहां अब तक कोई देश नहीं पहुंच सका। ये हमारे देश की शक्ति है कि हम सिर्फ चांद पर नहीं जा रहे हैं, हम जमीन पर भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को देश के करोड़ों लोगों ने झाड़ू उठाई और सफाई की। ये देश की युवाओं की शक्ति है। मध्य प्रदेश आज एक ऐसे मुहाने पर है जहां विकास में कोई रुकावट और गिरावट नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाले 25 साल में ये विकास की गति और बढ़ने वाली है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश आन बान और शान का रहने वाला है। मेरे परिवारजनों, जिस दल ने आजादी के इतने सालों तक देश में सरकार चलाई, उसने आदिवासी समाज को भी सम्मान नहीं दिया। आजादी से लेकर सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि तक हमारे आदिवासी समाज की भूमिका बहुत बड़ी रही है। गौंड समाज दुनिया के सबसे बड़े जनजातीय समाज में से एक है। ऐसे में मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। लंबे समय तक जो सत्ता में रहे, उन्होंने आदिवासी समाज के योगदान को राष्ट्रीय पहचान क्यों नहीं दी? विकास की गति को रुकने नहीं देना है, अटकने नहीं देना है। ये 25 साल आपके बहुत महत्वपूर्ण है। एमपी के 25 साल से कम उम्र के साथियों ने तो नया और प्रगति करता हुआ मध्य प्रदेश ही देखा है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि आने वाले 25 सालों में जब उनके बच्चे युवा होंगे, तब उनके सामने विकसित मध्य प्रदेश हो, समृद्ध मध्य प्रदेश हो, आन बान शान वाला मध्य प्रदेश हो। इसके लिए आज ज्यादा मेहनत की जरूरत है। इसके लिए आज सही फैसले की जरूरत है। हमारे शुभंकर मोदी जी का आगमन हमारे लिए हमेशा शुभकारी रहता है, लाभकारी रहता है, खास करके महिलाओं के लिए। और आज आपने देखा कि कैसे 35% का आरक्षण महिलाओं को विभिन्न विभागों में लागू किया गया है। और उसमें भी आपने देखा कि एक संशोधन था कि वन विभाग में नहीं लागू किया गया है वो आरक्षण, क्योंकि हमारे माननीय मोदी जी, हमारे माननीय शिवराज जी नारी सुरक्षा को लेकर काफी संवेदनशील है और वो नहीं चाहते कि हमारी बेटियां जंगल में जाएं। जंगल में इसीलिए उनकी पोस्टिंग ना हो, इसलिए उस विभाग को हमने अलग रखा है। अब मोदी जी कहीं पर भी आ जाए, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। मोदी जी हमेशा झूठ बोल करके, छल करके, बात करके जाते हैं। रानी दुर्गावती जी का रेलवे स्टेशन बना देते हैं। छत्तीसगढ़ में कहते हैं कि साहब वो प्लांट जो है कांग्रेस ने प्राइवेट हाथों को देने। कांग्रेस तो मांग कर रही है कि नगरकोटा वाला जो प्लांट है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया जाए।
कितना छल करेंगे? 2 करोड़ नौकरियों का छल, 15 लाख रुपए का छल, सारे के सारे जितना मध्य प्रदेश की जनता से छल कपट, ना नौकरी है, ना सड़क है, महंगाई की मार है। तो आज नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से भी बात करें, मध्य प्रदेश की जनता उनके ऊपर यकीन नहीं करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकौशल आए। महाकौशल को कहा जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। वहां प्रत्याशी उनके पसंद के होते हैं, कांग्रेस के लोग वहां सीधी जीत के आते हैं, तो उनकी मेहनत भी कहीं ना कहीं दिखती है कि कमलनाथ के सारे जो तमाम सहयोगी हैं वो वहां से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगाने की जो कोशिश की है वो कितनी कामयाब होगी? क्या गोंडवाना की वीरांगना की जयंती पर उनका संबोधन गोंडवाना क्षेत्र में, चाहे मंडला की बात करें, डिंडोरी की बात करें, सिवनी की बात करें, तो ये जो गोंडवाना का क्षेत्र है उस क्षेत्र में कितना कारगर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा, और वहां के मतदाताओं को कितना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कर पाएंगे? और क्या प्रधानमंत्री का लगातार यह जो 9वां दौरा है, 10वां दौरा लगभग ये माना जा रहा है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही पूरे चुनाव में मध्य प्रदेश में प्रचार करेंगे, हर विधानसभा क्षेत्र में, हर जिले में जाकर के? तमाम सवाल हैं, इन सवालों की हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में खास मेहमान हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता मंजरी जैन जी। मंजरी जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता रोहित यादव जी। रोहित यादव जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक रवि अवस्थी जी हमारे साथ हैं। रवि अवस्थी जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं देश न्यूज में। सबसे पहले मंजरी जी, आपके पास आना चाहूंगा। महाकौशल के गढ़ में, कांग्रेस के गढ़ में महाकौशल की सीटों में सेंध लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबलपुर का दौरा और गोंडवाना की वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर इस तरह का जो आयोजन किया गया, चुनावी समय में बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं, लगभग 12,600 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन किया गया है। चुनाव के समय टाइमिंग को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने आते हैं, झूठ बोलकर चले जाते हैं। ये कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश को परम वैभव पर पहुंचाया है, आज जो देश जो है वो गौरवशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली जो आज हमारा देश बना है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां रहीं उस कारण बना है। और मैं समझती हूँ कि जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किए हैं, दशकों कांग्रेस रही, ये हम सब जानते हैं कि कांग्रेस ने सिर्फ एक परिवार की चरण वंदना की और उनको हमेशा महिमा मंडित करते रहे। आज जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, चाहे वो रानी दुर्गावती रही हो, चाहे अहिल्या देवी रही हो, चाहे हमारे जनजातीय समूह से आने वाले भीमा नायक और टंटैया मामा, बिरसा मुंडे, ऐसे कई नायक रहे जिनको कभी इतिहास में याद ही नहीं किया गया। इतिहास में सिर्फ ये पढ़ाया गया है कि गांधी परिवार, नेहरू परिवार, और इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, इन्होंने देश को आजाद करा दिया और यही सब करता धरता देश के रहे और इस देश का भविष्य रहे। मैं समझती हूँ कि आज जनता ये जानती है कि किस तरीके से आप भी पढ़े होंगे, मैं भी पढ़ी हूँ, कि हमने सिर्फ अकबर द ग्रेट पढ़ा या फिर नेहरू और गांधी परिवार को ही पढ़ा, लेकिन आज हम चाहे वो मामा टंटैया हो, चाहे बिरसा मुंडे हो, कई बच्चे नहीं जानते थे कि मामा टंटैया कौन है, बिरसा मुंडे कौन है, रानी दुर्गावती कौन है। तो ऐसे लोगों को आज सम्मान दिया जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया। और अगर ये कहते हैं कि चुनाव का समय है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे पहले जनजातीय मंत्रालय बनाया था। तो हमने तो हमेशा हर समाज को, हर समुदाय को साथ में लेकर काम करने का कार्य किया है। सबका साथ, सबका विकास, सर्वस्पर्शी भाजपा रही है और वही लेकर आज हम आगे बढ़े। और हमारा जो सिद्धांत था, जो एकात्म मानववाद का जो दर्शन माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था, उस दर्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति का उत्थान करना है, वो गरीब जो है हमारे देश के, उनका उत्थान करना है, सबसे ज्यादा उनको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए और उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का यदि काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ठीक है मंजरी जी, वापस आऊंगा आपके पास। मैं रोहित जी आपके पास आना चाह रहा हूं। महाकौशल में, चूंकि आप भी महाकौशल जबलपुर से ही आप आते हैं, तो महाकौशल की सीटों पर अब भारतीय जनता पार्टी कसावट करने जा रही है। कितना असर पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे का महाकौशल की सीटों पर? देखिए, प्रधानमंत्री जी का ये कोई पहला या दूसरा दौरा है। ये उनका लगभग मेरे ख्याल से 8वां दौरा है पिछले 6 महीने के अंदर, और ये अपने आप में साबित कर रहा है कि
कहीं ना कहीं इसमें आत्मविश्वास की कमी दिख रही है महाकौशल और मध्य प्रदेश दोनों जगहों को लेकर। मैं जिस संभाग से आता हूँ, खासकर महाकौशल जो क्षेत्र है, सबसे बड़ी आदिवासी जनसंख्या वाले 3 जिले हैं, बालाघाट, शहडोल और मंडला, वो तीनों यहीं आते हैं। अगर 22% वोटर को साधने की जो कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मगर उन्होंने लगातार उनका अनदेखी करी, उनके साथ छल किया। अगर मैं आपको कुछ आंकड़े दूं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं 2020 के, इसमें अत्याचार मामले में नंबर 1 मध्य प्रदेश आता है। अभी पिछले महीने पहले आपको याद होगा कि एक सीधी जिले में एक कांड, भाजपा का एक नेता मूत्र पिंड विसर्जन करता है एक आदिवासी क्षेत्र पे, बाद में डैमेज कंट्रोल के लिए उसे बुलाकर उसके गाँव धोए जाते हैं। मगर मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से अगर अनूर में आदिवासियों का एक जा रहे होते हैं, जिसमें एक की एक्सीडेंट में मृत्यु होती है और दूसरा जो बदलाव बचा हुआ था उसकी चप्पल की पिटाई करते हुए के भाजपा के जिला अध्यक्ष, जिसका वीडियो वायरल होता है, मिश्रा जी, मऊ में गैंगरेप और हत्या कर दी जाती है, विरोध वाले लोगों पर फायरिंग आंसू गैस छोड़े जाते हैं, हरदा में पिता पुत्र के एक आदिवासी युवक को पीट हत्या कर दी जाती है। 18 अगस्त 2022 को वन विभाग द्वारा विदिशा जिले में लतेरी में की गई कार्रवाई में आदिवासी 32 वर्षीय की मौत हो जाती है। जुलाई 22 में गुना बामोली इलाके में आदिवासी महिला को जिंदा जलाया जाता है। जुलाई 22 में ही देवास के आदिवासी महिला को पीटकर जूतों की माला पहनाई जाती है। ठीक है, लेकिन रोहित जी, ये तो पूरे प्रदेश के आप आंकड़े बता रहे हैं कि जैसे कि आज प्रधानमंत्री, आपने भी कहा कि पहला दूसरा दौरा नहीं है, ये लगभग 9वां दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी अभियान शुरू हो जाने के बाद में। लेकिन मेरा जो सवाल है, जैसे आज संजय यादव बरगी से हैं और जबलपुर पश्चिम से भी कांग्रेस के विधायक हैं, जबलपुर पूर्व से कांग्रेस के विधायक, तो इन सीटों पर कितना असर डालेगा? साथ ही मंडला की सीटें, डिंडोरी की सीटें, शहडोल की सीटें, सिवनी की सीटें, बालाघाट की सीटों पर कितना असर कारक रहेगा? क्या वहां से कांग्रेस की जो वोट बैंक है उस पर कुछ सेंध लगाई जा सकेगी आज प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद? देखिए, ये सेंध लगा पाना संभव नहीं है, क्योंकि महाकौशल की जो जनता है, हाँ, वो बहुत ही ईमानदार जनता है और साथ ही बुद्धिमान जनता है। आपने ये देखा होगा कि यहाँ की जनता वो बहुत जल्दी अपने फैसले ऐसे ही नहीं बदलती। 15 साल में 2018 के पहले 2003-4 से लेकर लगातार भाजपा को उन्होंने वोट दिया और उनको ये मालूम चला 15 साल के अनुभव से कि उनके साथ छल हुआ। ठीक, तो आपने 2018 के चुनाव देखे तो उन्होंने अपना जिलाधीश बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिया था। ठीक है, और आपके 7 में से 4 सीटें कांग्रेस को जीत के दी थी। हाँ, छल कपट के साथ उनको बदला के दोबारा एक सरकार। ठीक है, मैं आज यहाँ पे मोदी के भाषण की सुन रहा था जब आ रहा था। हाँ, तो वो बार बार बात कर रहे थे कि मैं नर्मदा के किनारे से आया हूँ और मैंने यहाँ बहुत काम करी, मगर सच्चाई ये है कि वो अपने सांसद का एक भी काम मंच से गिना नहीं सके। ठीक है, स्थिति ये हो गई कि राकेश सिंह जो सांसद है, हाँ, तो विधानसभा का चुनाव लड़ने। ठीक है, वापस आऊंगा रोहित जी आपके पास में। रवि अवस्थी जी, आपके पास आना चाह रहा हूं। जो बात मैं करना चाह रहा था, रोहित जी ने जो नाम लिया सांसद राकेश सिंह, जिन्हें जबलपुर पश्चिम से विधानसभा प्रत्याशी बनाया गया है। जबलपुर पश्चिम में पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोट कांग्रेस के विधायक हैं। उसके पहले 3 बार हरेंद्र सिंह बब्बू वहां से विधायक रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। तो जहां जहां पर इन्होंने बड़े नाम घोषित किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, दूसरी जो 39 लोगों की सूची आई थी, दूसरी सूची में तो जहां जहां ये सांसद या केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया है, तो उन सीटों को मजबूत करने के लिए क्या नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाल ली कि जहां जहां से सांसद उतारे गए हैं, केंद्रीय मंत्री को प्रत्याशी बनाया गया, तो वो खुद जाकर के वहां पर चुनाव प्रचार करेंगे? ये स्थिति समझ में आ रही है भारतीय जनता पार्टी की? दरअसल देखिए, जिस तरीके से अनुसूचित जनजाति पर दोनों ही दलों का फोकस है, आज ही का देखिए कि एक तरफ प्रियंका गांधी मोहनखेड़ा पहुंची है, राजगढ़ जिले के जो मालवा निमाड़ का एक ऐसा स्थल है, हालांकि देखिए तीर्थ स्थल भी है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों दलों के लिए शुभंकर भी साबित हुआ है कई बार। खास करके 2003 से पहले आप देखेंगे तो देखिए जो क्योंकि आरएसएस ने बड़ा आयोजन वहां पर किया था मोहनखेड़ा में, और उसके बाद 2003 में आदिवासी मतदाताओं को किस तरीके से बीजेपी के पक्ष में डाइवर्ट किया गया, और उसके परिणाम रहे कि 2003, 8, 13 में काफी अच्छे परिणाम बीजेपी को इन सीटों से मिले। तो सारा खेल जो है, सारा फोकस कहीं ना कहीं उन 47 विधानसभा सीटों को लेकर है। अनुसूचित जनजाति की जो सत्ता के समीकरण बनाने बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। हाँ, आज देखिए अगर प्रियंका गांधी आज मोहनखेड़ा आती है
वो निर्माण के आदिवासियों को पक्ष में करने के लिए तो महाकौशल में प्रधानमंत्री का दौरा तय होता है और अवसर भी तलाशा जाता। तो देखिए रानी दुर्गावती का जो जयंती आज 500वीं जयंती है, उस मौके पर जो भव्य स्मारक है शिवराज सरकार द्वारा तैयार किया गया उसका लोकार्पण किया जाता है। इसके अलावा 12,600 करोड़ की सौगातें जो है भूमि पूरी तमाम विकास कार्यों को प्रधानमंत्री करते हैं। इसके बाद देखिए अब जनसभा में भी हालांकि उनका जो भाषण रहा वो उपलब्धियों पर केंद्रित रहा और साथ में आगे की भविष्य की योजनाएं बताई। लेकिन मुझे लगता है कि नर्मदांचल में, चूंकि महाकौशल नर्मदांचल में ही आता है और देखिए बड़ी संख्या में आदिवासी, चाहे वो बेगा हो, कोल हो, भारिया हो, इसी क्षेत्र में निवास करते हैं। अब देखिए मंडला और पूरी पट्टी कहीं ना कहीं सिंगरौली, सीधी से लेकर और बालाघाट छिंदवाड़ा तक, तो स्वाभाविक तौर पर देखिए इस पूरी महाकौशल में सभा का उद्देश्य यही है कि पूरे इलाके के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश आदिवासियों को लेकर एक बार फिर से दिया जाए। और देखिए प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में यही बात कही कि कांग्रेस ने आदिवासी यानी अनुसूचित जनजाति के जो नायक थे उन्हें बिसरा दिया और उनकी जगह दूसरों को उनका महिमा मंडन करा, परिवारवाद का महिमा मंडन करा। लेकिन दूसरी तरफ आदिवासी जनजाति के जो महानायक थे उन्हें बुलाया और उन्हें बीजेपी ने नवाजा। और निश्चित तौर पर देखिए आप इस देश में अगर इस प्रदेश की बात करूं तो इस प्रदेश में अगर रानी दुर्गावती हो या रानी कमलापति हो, अगर किसी संस्थान के नाम पड़े तो पहली बार ऐसा हुआ है। मुझे लगता है कि देखिए चाहे वो शंकर साहब हो, रघुनाथ साहब हो, इनकी मूर्तियां बनाई गई, प्रतिमाएं बनाई गई, घंटिया भील, बिरसा मुंडा, ऐसी तमाम महापुरुष अनुसूचित जाति के हैं जिन्हें नवाजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। और वही बात आज प्रधानमंत्री के संबोधन में भी नजर आई। तो ये आदिवासी वोट बैंक साधने की कवायद हो सकती है। वापस आऊंगा आपके पास में, मंजरी जी आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से रोहित यादव जी कह रहे हैं कि आदिवासियों पर ध्यान केंद्रित तो किया जा रहा है कि वहां पर गोंडवाना क्षेत्र में, या जैसे कि रवि अवस्थी जी ने भी कहा कि कोल समुदाय हो या ये जो जनजातीय समूह है इनको साधने की कवायद की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ रोहित यादव जी ने बहुत सारी ऐसी घटनाएं गिनाई मध्य प्रदेश की कि आदिवासियों पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा या भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वालों द्वारा अत्याचार की बात आई है कि उन पर बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। इस पर आपका मंतव्य क्या है? देखिए, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बारे में ये बात नहीं करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और छोटी मोटी जब कहीं छोटी मोटी तो नहीं कहूंगी, अगर एक दो घटनाएं इस तरीके से होती है तो उसको चुनावी शगुफा बनाना इनकी आदत है। राजस्थान आज नंबर 1 है आदिवासियों पर, महिलाओं पर और दलितों पर अत्याचार करने में। छत्तीसगढ़ का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, NCRB की रिपोर्ट कहती है कि राजस्थान में सबसे अधिक दलितों पर और आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही है। ये इस पर बात नहीं करेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पैसा कानून लेकर आए। आज जनजातीय समूह के लिए, उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए, उनकी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए हम पैसा कानून लेकर आए। और आज देखिए कितनी सारी योजनाएं जो चल रही हैं, वो जैसे कि PM आवास योजना, हमने जो बुनियादी चीजें जनता को जो हमारे लिए बुनियादी जो चीजें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो बुनियादी जरूरतें हैं उसको पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। और उसका ऐसा नहीं है कि सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं, जनता उसका लाभ भी ले रही है। अब जैसे जनजातीय महिलाओं की बात करूं तो जैसे कि अभी ये लाडली बहना योजना जो आई, तो 2017 में ही आदिवासी बहनों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1,000 रुपए देना शुरू किए थे। और वो आगे जब उन्होंने देखा कि इससे महिलाओं को कुपोषण को दूर करने, उनके बच्चों की छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये 1,000 रुपए उनकी जिंदगी में बहुत महत्व रखते हैं। तो उन चीजों को देखती है आज उज्ज्वला गैस को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हमने गैस कनेक्शन फ्री दिए, आज गैस सिलेंडर के दाम भी कम कर दिए। तो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, जनजातीय समुदाय के लिए, दलितों के लिए, हर वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं, जो इनकी जीवन स्तर को उठाने का काम कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता और माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता जो रही है, जो उन्होंने अभावों का जीवन जिया है, वो उसको बखूबी समझते हैं। और इसीलिए वो योजना जो है वो उनके दिल से, उनकी संवेदनशीलता के कारण वो निकलती है। इन योजनाओं के बारे में तो कांग्रेस की सरकार ने कभी सोचा नहीं। कांग्रेस कभी ये नहीं बताती कि हमने 70 साल इस देश पर राज किया तो इन्होंने क्या किया।
एक कुटी आ जाती थी इंदिरा आवास और राजीव गांधी के नाम से, या फिर 15,000 रुपए एक कुटी के लिए मिलते थे। आज हम 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं प्रति व्यक्ति आय की। अगर हम बात करते हैं तो पहले 11,000 हुआ करती थी, आज 1.40 लाख है। हमने महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं चलाई जिससे कि हमारा सेक्स रेशियो भी आज देखिए कितना अंतर आ गया, आज 945, 970, 911 से। तो मैं समझती हूँ ये उन योजनाओं का, जैसे लाडली लक्ष्मी जैसी योजना, कन्यादान जैसी योजनाओं का ही ये फर्क दिखा कि आज हम सेक्स रेशियो भी की जो गैप था उसको भी हम भरने में कामयाब रहे। वापस आता हूँ रोहित जी, जिस तरह से मंजरी जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं हैं, आदिवासियों के लिए है, जनजाति के लोगों के लिए है, महिलाओं के लिए है, बच्चियों के लिए, बहुत युवाओं के लिए, सब कुछ योजनाएं हैं। तो जिस तरह से योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो मध्य प्रदेश में तो कोई परेशानी है ही नहीं, फिर विपक्ष को क्या परेशानी है? देखिए, जी, विपक्ष को परेशानी नहीं है या जनता को परेशानी नहीं है। 2018 का चुनाव जो हार गए, हाँ, है ना। एनसीआरबी के आंकड़ों को जुटला देने से काम नहीं चलेगा। एनसीआरबी के 2020 के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि मध्य प्रदेश नंबर 1 है। हाँ। अब एनसीआरबी की रिपोर्ट ये बताती है कि राजस्थान नंबर 1 है दलितों और जनजातीय समाज पर अत्याचार करने में। 2270 चुनाव में शिवराज जी से पूछ लूं कि इसमें से आप मुझे 200 के नाम बताइए। शिवराज जी के भी आगे 5 पीछे का पार्ट है। इन्होंने वृद्धा पेंशन बंद कर दी, उन्होंने एक तरफ से उठा के जो निराश्रित पेंशन थी वो बंद कर दी, विधवा पेंशन। आप एक बात बताइए, आप 400 रुपए का सिलेंडर पिछले 9 सालों से 1000 रुपए से ऊपर बेच रहे हैं, 1200 रुपए तक पहुंचा दिया। अब आप उसको जब चुनाव के सर में आपके हाथ आके खड़ी हो गई तो आपने उसको उठा के अपना 400 रुपए 300 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। उसमें भी स्थिति ये है, उज्ज्वला में 30% से में सरकारी नौकरी की बात करें, 2 करोड़ नौकरियों की बात 2000 रोहित जी, पहले गैस कनेक्शन देश में 14 करोड़ हुआ करते थे, आज 34 करोड़ है। जबलपुर में सन 75 में अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं तो यहाँ की कुल पॉपुलेशन 4.5 लाख होती थी, जिसमें से 65,000 आदमी सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में काम करता था। ये कुछ आंकड़े मंजरी जी भी कह रही हैं, मंजरी जी भी कुछ आंकड़े कह रही हैं, कुछ आंकड़ों की बात उन्होंने भी कही है। मैं आपको तथ्यात्मक आंकड़े दे रहा हूँ। हाँ, मैं भी तथ्यात्मक आंकड़े ही दे रही हूँ, बनावटी आंकड़े थोड़ी दे रही हूँ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में काम करता था, इसके अलावा एमपीबी होता था, रेलवे होता था। आज सभी चीजों का निगमीकरण या प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। तो अब मुझे ये बताइए कि जब आप इस ढंग की योजनाएं लेके आ रहे हैं तो लोगों को आश्रित ज्यादा बना रहे हैं आप सरकार के ऊपर। आप एक तरफ बोलते हैं कि हम स्वतंत्र की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की, आप 80 करोड़ लोगों को खुद राशन देना पड़ रहा। आपकी योजनाएं ऐसी होंगी कि वो खुद नहीं करते। नहीं, मतलब कि हमारी बात ये था कि हमने लोगों को संबल दिया था। हाँ, उनको खुद कमाने खाने के लायक बनाया था। मतलब योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए क्या रोहित जी? जो लाभार्थी हैं या जो जिनको वास्तव में योजनाएं जिनके लिए संचालित है, उनको योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए ताकि वो सरकार पर आश्रित ना रहे? बिल्कुल दिया जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, उनको मगर अपने पैरों पे खड़े होना सिखाने के लिए संसाधन भी दिए जाने चाहिए। आपने 1.5 करोड़ लोगों को पूरे हिंदुस्तान में गरीबी रेखा के नीचे ला दिया पिछले 9 साल, जबकि सच्चाई ये है कि यही नीति आयोग की रिपोर्ट नहीं देखी आपने। 1 करोड़ 36 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं रोहित जी। हमारी योजना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजना के कारण ही आज 1.36 लाख लोग जी गरीबी रेखा के गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं रोहित जी। 1.36 लाख लोग, नहीं पता क्या आपको? मगर धरातल पर उसका कोई भी लेबर को फायदा होता है, लोगों को नहीं दिखता है। आपके 30% लोगों को फायदा होता है, बाकी लोगों को पेपर मिलती है, वो पूरा करने में उनका सारा समय चला जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए। रोहित जी, एक सवाल है कि आपने ना, आपकी जो सरकार रही दशकों, 1-2 काम तो गिना दीजिए जो आपने बहुत अच्छे किए हो गरीब जनता के लिए। रोहित जी, मंजरी जी का सवाल है। खूब लगा लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ, जैसे ही आपकी 2018 में सरकार आई, जो झूठ बोलकर सरकार तो आपकी भी नहीं आई थी काम कर रहा था जी। इसके अलावा इटारसी में थी, साउथ इंडिया में महाराष्ट्र में थी, जिसे के जैसे हमने ये नहीं किया कि 4 साल के लिए अग्निवीर योजना ले आए, हमने आपको दिहाड़ी के सैनिक आप रख रहे हैं। आप सोचिए कि सुरक्षा जो जैसा मामला है
वो देश की सुरक्षा का मामला देखिए, सुरक्षा की तो आप बात ही मत करिए। कांग्रेस के शासन काल में तो आए दिन आतंकी हमले हुआ करते थे। हमें नहीं चाहिए। हमारा शहर, छोटा शहर भी हम सुरक्षित नहीं समझते थे आपके शासन काल में, कांग्रेस के शासन काल में। ठीक है, ये आपको पता है। और आपके शासन काल में भ्रष्टाचार इतने चरम पे था कि राजीव गांधी जी कहते थे कि हम 1 रुपए भेजते तो 15 पैसे पहुंचता है जनता तक। आज जनधन खातों की बदौलत है कि हम 1 रुपया डालते हैं तो गरीब जनता तक 1 रुपया ही पहुंचता है। ठीक है जनधन खाते तो आपके आधे से ज्यादा बंद हो चुके हैं। ठीक है रोहित जी। अब आप भ्रम और झूठ बोलते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो 2018 में आपकी सरकार बनती, आपने सबसे पहले गरीब कल्याण की योजनाएं बंद कर दी थी। आपने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद कर दी थी। आपने घोषणा की कि हम 51,000 रुपए देंगे, लेकिन जैसे ही सरकार में आए आपने रोना शुरू कर दिया, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। सारी योजनाएं बंद कर दी। इवन आपने तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी थी। और जैसे ही हम आए सरकार में, हमने हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन योजनाएं कराई। आप किस तरीके की बात करते हैं? हमने लोगों को आज हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री और आपकी जो सरकार थी वो तो ट्रांसफर बन गई थी। ट्रांसफर का अड्डा बन गया था वल्लभ भवन। ठीक है, खोजी कुत्ते उनके तक ट्रांसफर कर दिए थे। आप तो बदले की भावना से ठीक है मंजरी जी, रोहित जी लगे थे, सरकार चलाने लगे थे। मंजरी जी, रोहित जी हालत थी। हमने तो युवाओं को पंख दिए। मुख्यमंत्री कमाओ योजना के अंतर्गत उनको स्टाइफंड भी दे रहे हैं। मंजरी जी वापस आऊंगा आपके पास। मंजरी जी वापस आऊंगा, चूंकि समय की सीमा है। रवि अवस्थी जी भी हमारे साथ है। रवि अवस्थी जी, आपके पास आना चाह रहा हूँ। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की बात आ रही है, आपकी सरकार थी, ये नहीं हुआ, हमारी सरकार थी, हमने ये किया, आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने ये नहीं किया, हम आएंगे, हम ये करेंगे। लेकिन यहाँ वास्तविक मुद्दे जो जनता की बात की जा रही है, वास्तविक मुद्दों की बात करें, जनता के हितों की बात करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में आज, जैसा आपने कहा भी कि आदिवासियों को साधने की एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा आती है मोहनखेड़ा, और आदिवासी जनजाति समुदाय के लिए को साधने के लिए महाकौशल की सीटों पर अपना असर दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार मध्य प्रदेश में दौरे हो रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, उन्होंने चुनावी कमान अपने हाथ में ले रखी है। मध्य प्रदेश का चुनावी परिदृश्य, हालांकि सियासी गलियारों में चर्चा है इस बात को लेकर के कि 2003 का जो विधानसभा चुनाव है मध्य प्रदेश का, वो ऐसी कुछ तस्वीरें दिखाएगा जो अब तक नहीं देखी। ये चुनाव कुछ अलहदा होने वाला है। आपका मंतव्य क्या है कि इस चुनाव में क्या कुछ देखने मिल सकता है? जनता की बातें होंगी, जनता के मुद्दे की बातें होंगी, या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप पर ही ये चुनाव जाकर के खत्म हो जाएगा? देखिए सूरज जी, अधिकांश चुनाव जो देखे गए हैं वो होता तो यही है कि विकास के मुद्दों से बात शुरू होती है और अंत में जाके जातिवाद और क्षेत्रवाद तक सीमित हो जाती है जी। और आप देखिए कि इस चुनाव में भी जिस तरीके से INDIA ने जाति जनगणना की मुद्दा उठाया है जी, तो आप इससे आगे की संकेत समझ लीजिए कि आगे क्या होने वाला। बिल्कुल। यानी जो काम अंग्रेजों ने 1872 और 1931 में किया था, और आप हम सब जानते हैं कि अंग्रेज चाहते थे फूट डालो और राज करो। जी हाँ। तो एक बार फिर वही जातिगत जनगणना का कहीं ना कहीं जिन्न जो है वो बहा होता है। और अब देखिए कि वो क्या तस्वीर पेश करता है 2023 मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव। जी। लेकिन मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर जो बात आपने कही है कि जनता के मुद्दे तो चुनाव में दरकिनार हो ही जाते हैं। हाँ। आप देखिए बड़ी विडम्बना है कि पूरे चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल नहीं है जो बच्चों की बात करता हो। जी हाँ। क्योंकि बच्चे मतदाता नहीं होते, जी हाँ। क्या वो समाज का हिस्सा नहीं है? इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि राजनीतिक दलों की मंशा केवल और केवल चुनाव जीतना होती है और वो केवल मतदाताओं पर फोकस करते हैं, उन्हें बाकी की जनता से कोई लेना देना नहीं। तो मैं मुझे समझता हूँ कि जो 2023 के चुनाव, क्योंकि खास बात यह है सूरज जी, जैसा आपने भी कहा कि अलग है, क्योंकि इस बार ना तो कोई लहर है ना कोई मुद्दा है। हाँ। आप देखिए मुद्दे आए दिन बदल रहे हैं। बिल्कुल। तो लहर ऐसी कोई है नहीं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के समक्ष भी 2003, 8, 13 की तुलना में बड़ी चुनौती कहीं न कहीं इस बार नजर आती, क्योंकि एक सशक्त विपक्ष जो है उसके सामने मौजूद है। 95 विधायक कांग्रेस के हैं। निश्चित तौर पर सिटिंग MLA जब होता है तो उन सीटों पर असर कुछ अलग होता है। बिल्कुल सही। तो चुनौती तो बीजेपी के समक्ष भी है और कांग्रेस के समक्ष भी है, क्योंकि कांग्रेस ने लंबा अंतराल जो है सत्ता से बाहर गुजारा है। केवल 15 महीने के लिए जरूर वो सत्ता में आई थी, लेकिन एक बहुत कम समय था उसके लिए। एक लंबा अंतराल हो गया, एक पूरी कहीं ना कहीं एक पूरी पीढ़ी बदल जाती है। आप देखिए 20 साल में नया मतदाता तैयार हो जाता है। और आप देखिए कि जो नई मतदाता सूची आई है उसमें 24 लाख ऐसे मतदाता है जो पहली बार वोट डालेंगे। जी हाँ। तो आप देखिए कि जो प्रधानमंत्री का भाषण अगर आप देखेंगे तो उनका फोकस कहीं ना कहीं क्या है,
ग्वालियर का भाषण हो या भोपाल का हो या जबलपुर का, उन्होंने नए मतदाताओं में फोकस करा है। उन्होंने बार बार कहा है कि नए मतदाताओं ने तो वो कांग्रेस का शासनकाल देखा ही नहीं। हाँ। जिस तरीके की जो उनके बुजुर्गों ने, उनके पूर्वजों ने जिस तरीके से भुगता है, उनका जो मतलब तो कहना था कि पूर्वजों ने जिस तरीके से भुगता है, मैं नहीं चाहता कि आने वाली पीढ़ी इस तरह से भुगते। तो एक तरह से यूथ पर फोकस है, महिलाओं पर फोकस है, अनुसूचित जाति पर फोकस है, अनुसूचित जनजाति पर फोकस है। अनुसूचित जाति पर उतना फोकस इसलिए नहीं होता कि देखिए यहाँ की विधानसभा सीटों में ये मतदाता बिखरे हुए हैं। ग्वालियर, चंबल या भिंड की कुछ सीटों को छोड़ दिया जाए तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति का उतना मतलब अन्य सीटों पर नहीं नजर आता जितना अनुसूचित जनजाति या अन्य महिला मतलब का आता है। तो स्वाभाविक तौर पर देखिए, आपने बीजेपी ने जो रणनीति तय करी है, दूसरी सूची में 8 बड़े चेहरे उतार कर कहीं ना कहीं कांग्रेस के समक्ष एक बड़ी चुनौती पैदा कर दी है कि या तो आप उनके समकक्ष किसी प्रत्याशी को उतारिए, और अगर नहीं उतारते हैं तो निश्चित तौर पर उसके जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। तो ये रणनीति होती है सूरज जी, और पूरे दांव पैच इस चुनाव में अपनाए जाते हैं। जैसे युद्ध है वैसे ही चुनाव। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये रणनीति है और युद्ध नीति। रोहित जी कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन बहुत कम शब्दों में बात रहे हैं क्योंकि समय की सीमा है, हमें अगले कार्यक्रम के लिए इस चर्चा को विराम भी देना होगा। रोहित जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, रवि जी ने कहा फूट डालो राज करो की नीति जो अंग्रेजों की थी वैसी कांग्रेस कर रही है जी। तो मैं रवि जी को इस बात पे करेक्ट करना चाहूंगा कि जब आप सबके उत्थान की बात करते हैं तो जब तक आपको सबकी स्थिति का पता नहीं है तब तक आप उसके लिए किसी भी तरह की योजनाएं नहीं बना सकते। इसलिए ये एक तरह का पार्शियल मैं समझता हूँ कमेंट होगा कि आपको जब भी स्थिति नहीं पता होगी आपकी योजना। चलिए बिल्कुल, कल हमारा इसी जाति पाति को लेकर कार्यक्रम हम जरूर रोहित जी आपको उसमें जोड़ेंगे और आपका मंतव्य जानेंगे, क्योंकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं पर समय अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। मंजरी जी जी जी। और गरीब से बड़ा कोई जाति नहीं है और गरीब कल्याण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, मोदी जी काम कर रहे हैं और शिवराज जी काम कर रहे हैं। ठीक है, चूंकि समय की इजाजत नहीं देता है ज्यादा चर्चा करने के लिए तो कार्यक्रम और भी है, चर्चा को विराम देंगे। मंजरी जैन जी, रोहित यादव जी, रवि अवस्थी जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरह से बात आ रही है कि मोदी महाकौशल में जिस तरह से अपनी बात रख रहे हैं या फिर वहां शिलान्यास कर रहे हैं 12,600 करोड़ की परियोजनाओं का, योजनाओं का वहां भूमि पूजन किया जा रहा है, तो इसका चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है। गुणवाना की ताकत, महाकौशल में सेंध, ये बहुत सारी चीजें हैं। महाकौशल में कितना कुछ कला दिखा पाएंगे, कितना जादू दिखा पाएंगे, या फिर उनके इस भाषण का कि विपक्ष पर निशाना साधते हुए कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ नहीं किया है, वो कितना असर करेगा। क्योंकि वर्तमान में जो विधायक हैं वहां पर कांग्रेस के, उनकी कार्यशैली क्या जनता तक पहुंची है, क्या वो जनता उस जनाधार को बनाए रखने में कामयाब रह पाए हैं जो 2018 में था या उसके पहले था, या फिर उस जनाधार में भी सेंध लगाई है भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह देखना दिलचस्प होगा। चुनाव परिणाम बताएंगे क्या असर दिखाता है महाकौशल में मोदी का जादू। हमारे आज के खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बन रहे हैं देश न्यूज के साथ। नमस्कार।